Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. So friends, कल हमने बात कर ली थी कि what are the eligibility norms and what is the quantum of loan and how a person can apply for a loan against PPF. Today we will first talk about the next facility which is available in PPF scheme rather, that is part withdrawal facility. तो आज हम बात करेंगे अपना जो नई एक सुविधा हमारे पास उपलब्ध है पीपीएफ अकाउंट के अंदर, पार्ट विड्रॉल की। मैं कल वाले एग्जांपल के साथ ही बात करूंगा कि सपोज कस्टमर ने जो अकाउंट अपना पीपीएफ का खुलवाया है दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, ठीक है, 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है अभी हमारा करंट, उसमें मान लेते हैं आज ही 19th of June को अकाउंट ओपन हुआ पीपीएफ का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, although already we have discussed in yesterday's session, but today I will once again clear the fact कि किस ईयर में जाके हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी कि हम पीपीएफ अकाउंट से पार्ट विड्रॉल कर सकेंगे। तो सपोज कीजिए कि ईयर 2021 में अकाउंट ओपन हुआ है, तो हमने कल भी बात की थी कि फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट फुल फाइनेंशियल ईयर होगा 2022, उसमें आपके पास कोई भी फैसिलिटी ना तो लोन की और ना ही पार्ट विड्रॉल की अवेलेबल होगी। बट आफ्टर दैट फॉर 4 फाइनेंशियल ईयर्स, तो इस एग्जांपल के साथ यदि हम बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करके और 31 मार्च 2026 तक हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल थी कि हम पीपीएफ के जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है वो हमारे पास है पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी। सो इन दिस एग्जांपल यदि हमारा अकाउंट ओपन हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, तो जो हमारे पास पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, राइट फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2026 से लेकर टिल मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। और मैच्योरिटी के बारे में भी हमने ऑलरेडी बात की थी कल कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका अकाउंट ओपन हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर को आप यदि छोड़ दें तो उसके बाद टोटल 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स के बाद आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो मैच्योर होता है। तो इस एग्जांपल में फिर से यदि हम बात करें तो क्योंकि अकाउंट 2021 में खुला है तो इस फाइनेंशियल ईयर को हमें छोड़ देना है और इसके बाद से हम यदि 15 ईयर्स अपने काउंट करेंगे तो दैट विल एंड ऑन 31 मार्च 2036, राइट। सो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि हमारे पास इस केस में जो पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड अप टू 31 मार्च 2036। इस 10 साल के अंदर हम कभी भी पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। पर हमें किस बात का ध्यान रखना है, यानी कि हमारे पास एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करें तो बात हो गई कि जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट खुला है उसके बाद आपके 5 इयर्स हो जाने चाहिए उस अकाउंट को, तभी आप एलिजिबल होंगे पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी के लिए। सेकेंड थिंग, कल हमने बात की थी कि यदि जो लोन आपने लिया है कोई इस पीरियड के अंदर तो वो लोन फुल्ली रीपेड हो जाना चाहिए विद प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। यदि वो फुल्ली रीपेड नहीं हुआ है तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर पार्ट विड्रॉल इन पीपीएफ अकाउंट, राइट। तो इन दोनों बातों का आपका ध्यान रखना है। प्लस थर्ड थिंग इज कि आपका अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए, यानी कि डिसकंटिन्यूड नहीं होना चाहिए। और डिसकंटिन्यूड के बारे में भी हमने कल बात की थी कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि जो मिनिमल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है इन ए फाइनेंशियल ईयर दैट इज ₹500 वो आपने डिपॉजिट नहीं किया हो। यदि ऐसा है, आपका किसी वजह से अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो फिर आपको उसमें अकाउंट को पहले अपने रिवाइव करना होगा, उसी के बाद आप लोन या फिर पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं जो सबसे पहले आपके दिमाग में आने चाहिए कि क्या कोई पर्सन आपके पास जो लोन लेने आ रहा है, सॉरी पार्ट विड्रॉल करने आ रहा है, वो इन सब कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है। उसके बाद
अब हमें ये तो पता चल गया कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट करके वो एलिजिबल हो जाता है पार्ट विड्रॉल के लिए। तो अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि कितना अमाउंट वो पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं जो कस्टमर आते हैं हमारे पास पार्ट विड्रॉल के लिए। एंड सेम मैंने कल भी बात की थी कि जो फॉर्म कस्टमर को फिलअप करना है ब्रांच में आपके पास आकर, दैट इज अगेन फॉर्म 2। लोन के लिए भी और पार्ट विड्रॉल के लिए भी फॉर्म इज सेम, फॉर्म 2। पहले ये चेंजेस मतलब अलग थे फॉर्म नंबर ABCD, अभी चेंज हो गए हैं, तो इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। अकाउंट ओपनिंग के लिए फॉर्म 1 एंड फॉर लोन एंड पार्ट विड्रॉल देयर इज फॉर्म 2 अवेलेबल राइट नाउ, राइट फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि कितना पार्ट विड्रॉल किया जा सकता है। इसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं, दोनों क्राइटेरियाज को हम देखेंगे, उसमें जो भी लोअर होगा दैट विल बी द एलिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमर फॉर पार्ट विड्रॉल फ्रॉम हिज अकाउंट। तो दो क्राइटेरिया क्या है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पार्ट विड्रॉल अपने अकाउंट से करना चाहते हैं कस्टमर, उस फाइनेंशियल ईयर से इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है और 4th ईयर प्रीसीडिंग टू द फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है। यानी कि यदि वो बात कर रहे हैं 26-27, जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 26-27 है, उसमें वो आपके पास आते हैं और कहते हैं करना है अपने अकाउंट से, तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस को देखना है। और वो दो फाइनेंशियल ईयर कौन से होंगे? एक फाइनेंशियल ईयर 26-27 से इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस 25-26 फाइनेंशियल ईयर 25-26, और दूसरा फाइनेंशियल ईयर आपको कौन सा देखना है? 4th ईयर प्रीसीडिंग, मतलब 4th प्रीसीडिंग ईयर। दैट मींस यदि हम देखना चाहें तो आपको 3 फाइनेंशियल ईयर छोड़ देने हैं। आप पार्ट विड्रॉल करना चाहते हैं 26-27 में, तो इससे पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर आपको छोड़ने हैं। दैट मींस 25-26 आपको छोड़ देना है, 24-25 आपको छोड़ देना है, 23-24 आपको छोड़ देना है। तो फोर्थ कौन सा हो जाएगा आपका? 22-23। ठीक है, तो जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 4th प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट फ्रेंड्स। तो इन दोनों फाइनेंशियल ईयर के एंड का बैलेंस, यानी कि 31st मार्च 2023 एंड 31st मार्च 2026, ये दो फाइनेंशियल ईयर मतलब इन दो डेट्स का बैलेंस आपको देखना है। एंड विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो कम होगा उसका 50% आप पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि कस्टमर पार्ट विड्रॉल करना चाहता है इन फाइनेंशियल ईयर 26-27, तो आपको उससे जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड पे बैलेंस चेक करना है। दैट मींस 31st मार्च 2026, और 4th प्रीसीडिंग ईयर के एंड पे बैलेंस चेक करना है। दैट मींस 31st मार्च 2023। ये दोनों डेट्स का जो भी बैलेंस है, और बैलेंस को मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगा, कल भी मैंने बात की थी, बैलेंस इंक्लूड बोथ जो कस्टमर ने डिपॉजिट किया है प्लस जो भी अभी तक इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो टोटल बैलेंस आपको चेक करना है। और इन दोनों बैलेंस में जो भी कम होगा उसके 50% अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए कस्टमर एलिजिबल है अपने अकाउंट से, राइट फ्रेंड्स। अभी आपके मन में शायद एक शंका, एक डाउट रेज हो रहा होगा कि ऑब्वियसली हमेशा 31st मार्च 27, मतलब यदि इस एग्जांपल में हम देखें तो 31st मार्च 26 का बैलेंस 31st मार्च 23 से ज्यादा ही होगा, राइट, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता रहता है। पर हाँ, यहाँ आपको ये समझना जरूरी है कि यदि हम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर रहे हैं, जब हमारी एलिजिबिलिटी बन जाती है, दैट मींस इन दिस एग्जांपल हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में हम विड्रॉ कर रहे हैं, इन दैट केस ये बिल्कुल फैक्ट है कि 31st मार्च 26 का बैलेंस 31st मार्च 23 से ज्यादा ही होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। बट हो सकता है कि आपने 26-27 में कुछ पार्ट विड्रॉल कर लिया, फिर से आपने 28-29 में पार्ट विड्रॉल कर लिया, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज। तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो आपका बैलेंस है वो कम हो सकता है आपके 4th प्रीसीडिंग ईयर के बैलेंस से। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हमेशा आपको चेक करना है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में कस्टमर पार्ट विड्रॉल करना चाहता है,
आपको हमेशा 2 क्राइटेरिया चेक करने होंगे। एक जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर जो उसका फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और एक फोर्थ इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर का की क्लोजिंग पर जो अकाउंट में बैलेंस है, उन दोनों में जो भी लोअर होगा उसका 50% ही कस्टमर पार्ट विड्रॉल अपने अकाउंट से कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, यहां पर भी सेम क्राइटेरिया चलेगा कि एक कस्टमर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ एक ही बार पार्ट विड्रॉल कर सकता है। जो हमने अभी बात की कि दोनों क्राइटेरिया से जो भी लोअर अमाउंट होगा उसका 50% वो उसकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, वो चाहे तो उतना भी कर सकता है और वो चाहे तो कम भी कर सकता है। बट अगेन द रेस्ट्रिक्शन इज दैट ओनली वंस ही मे विड्रॉ फ्रॉम हिज पीपीएफ अकाउंट इन वन फाइनेंशियल ईयर। राइट, एक वित्तीय वर्ष के अंदर एक ही बार पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी कस्टमर अवेल कर सकता है। सिमिलरली जैसे हमने कल बात की थी लोन के अंदर, ठीक है, लोन में तो उसको रीपे भी करना था, यहाँ पर जो पार्ट विड्रॉल कर लिया इसमें रीपे कुछ नहीं करना है, पार्ट विड्रॉल उसने कर लिया तो कर लिया, अब इसको फिर से जमा करने की कोई आवश्यकता उसको बिल्कुल भी नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो दीज आर द नॉर्म्स रिलेटेड टू पार्ट विड्रॉल फैसिलिटी। हमने बात की कि कब एलिजिबल होगा कस्टमर पार्ट विड्रॉल के लिए, फिर हमने बात की कि कस्टमर कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, और फिर हमने बात की कि एक साल के अंदर यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकता है। एंड अगेन यहां पर भी सेम नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे जो कि हमने लोन में बात की थी कि यदि कोई अकाउंट माइनर का खोला गया है और अंडर गार्जियनशिप चल रहा है तो गार्जियन भी पार्ट विड्रॉल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, बट अगेन द कंडीशन विल बी द सेम जो हमने लोन में बात की थी कि उसको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि ये जो पार्ट विड्रॉल का अमाउंट है ये माइनर के बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाएगा, गार्जियन अपने बेनिफिट के लिए इस अमाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये एक बहुत ही सिंपल से और छोटे से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है। कई लोगों को लगता है कि पीपीएफ के अंदर जब हम पैसा जमा करते हैं तो 15 साल के लिए हमारा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं, सिर्फ जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट खोला है उसको यदि हम 0 फाइनेंशियल ईयर ट्रीट करें और उसके फुल फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनको हम 1 2 3 4 5 6 अप टू 15 करें ट्रीट, तो सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आफ्टर दैट सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर में आप लोन ले सकते हैं, तो आपके पास एक लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है। एंड आफ्टर दैट तो बहुत ही अच्छा है, 6 फाइनेंशियल ईयर से लेकर आपके पास फैसिलिटी आ जाती है पार्ट विड्रॉल की। तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिटेड है उससे पहले जो 2 क्राइटेरिया अभी हमने डिस्कस किए उनमें जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो उसमें आप वो पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं एक बात फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा अपने सभी लिसनर्स व्यूअर्स के लिए कि जो जब पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है तो अब लोन की फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं है। लोन की फैसिलिटी सिर्फ सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फाइनेंशियल ईयर में अवेलेबल होती है। राइट फ्रेंड्स, 6 फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करके सिर्फ पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अब अवेलेबल है। एंड दिस इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस पीपीएफ स्कीम, क्योंकि ये आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आपका जो अमाउंट आपको लगता है कि 15 ईयर्स के लिए आप पीपीएफ में ब्लॉक कर देते हैं टिल मैच्योरिटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट फ्रेंड्स, और एक बात और, आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि क्या पार्ट विड्रॉल के लिए कोई कंडीशंस हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर ही पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप पार्ट विड्रॉल के लिए आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन। राइट फ्रेंड्स, तो आई हैव कवर्ड द नॉर्म्स, द गाइडलाइंस व्हिच आर related to part withdrawal from a PPF account. Now, next feature we will be talking about the closure of PPF account at maturity. अभी हमने बात की कि लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, उसके बाद हमने बात की पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है। अब इसके बाद सपोज कीजिए जो टर्म मैच्योरिटी है हमारे पीपीएफ अकाउंट की, दैट इज फॉर 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स, वो पूरे हो जाते हैं और 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स
पूरा होने के बाद कस्टमर के पास अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विद द कस्टमर और विद द बोरोअर इज कि वो मैच्योरिटी टाइम पूरा होने के बाद किसी भी टाइम पर अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है। राइट फ्रेंड्स, तो इसी एग्जांपल के साथ बात करते हैं कि जो हमारा अकाउंट खुला था वो फाइनेंशियल ईयर 2021 में यदि ओपन हुआ है, तो इस फाइनेंशियल ईयर को यदि हम छोड़ दें तो इसके बाद जो 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स उसके कंप्लीट होते हैं वो होते हैं 31st ऑफ मार्च 2036। 31st ऑफ मार्च 2036। तो इस डेट को उस कस्टमर का पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाता है और इसके बाद कस्टमर कभी भी चाहे आपके पास आकर एक फॉर्म फिलअप करेगा और जो कि अभी न्यू मॉडिफिकेशंस के बाद जो फॉर्म नंबर अवेलेबल है हमारे पास इस पर्पस के लिए, दैट इज फॉर्म 3। ठीक है, वो आपको फॉर्म 3 फिलअप करके देगा और अपना अकाउंट क्लोज कर सकता है। ठीक है, यहां हमें ये ध्यान रखना है कि हो सकता है वो आपके पास अप्रैल में ना आए, मई में आए, मई में ना आए, जून में आए। तो जिस भी मंथ में कस्टमर का अकाउंट क्लोज किया जाएगा या आप उसको अमाउंट पे करेंगे, उस मंथ से प्रीसीडिंग मंथ के एंड तक, यानी कि यदि वो आपके पास मई में अकाउंट क्लोज करने आ रहा है कस्टमर, आप उसको तो मई में पैसा दे रहे हैं अकाउंट क्लोज करके, तो अप्रैल मंथ के एंड तक का इंटरेस्ट कस्टमर को पे किया जाएगा पीपीएफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि 31st ऑफ मार्च 2036 को अकाउंट मैच्योर हो चुका था तो उसके बाद अप्रैल मंथ में जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर को नहीं दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट नॉर्म्स हैं पीपीएफ स्कीम के अंदर कि जिस मंथ में कस्टमर को पेमेंट की जा रही है उससे प्रीसीडिंग मंथ के एंड का, यानी कि उसके पिछले महीने के एंड तक जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड है कस्टमर का, उस पर जो भी ब्याज बनता है वो आप कस्टमर को दे देंगे। सेकेंड ऑप्शन जो कस्टमर के पास अवेलेबल है कि यदि वो कस्टमर आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ अकाउंट अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं या किसी वजह से वो आपके पास आए ही नहीं है बैंक में और वो कोई मैंडेट आपको नहीं देते हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज के अकाउंट जो पीपीएफ अकाउंट है कस्टमर का, दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स एंड जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है पीपीएफ अकाउंट में अभी मैच्योरिटी तक कस्टमर के अकाउंट में, उस पर उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके बाद पीपीएफ अकाउंट में वो भी मिलता रहेगा एंड अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन नंबर ऑफ इयर्स, बट द कंडीशन इज कस्टमर उस अकाउंट में कोई फर्दर सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं यदि वो कोई अपना मैंडेट नहीं देते हैं। अभी हम लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस फीचर ऑल्सो कि एक्सटेंशन का फीचर भी अवेलेबल है कस्टमर के पास, पर अभी हम बात करते हैं कि उसने कोई भी मैंडेट नहीं दिया है और ना ही वो अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो इन दैट केस कस्टमर का अकाउंट एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स एंड उसको जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज अवेलेबल इन पीपीएफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट वो कोई फर्दर सब्सक्रिप्शन नहीं कर सकते हैं, कोई डिपॉजिट उस अकाउंट में नहीं कर सकते हैं कस्टमर। राइट फ्रेंड्स, एंड वन मोर थिंग स्कीम टॉक्स अबाउट कि ये जो इंटरेस्ट कस्टमर को मिलता रहेगा उसके लिए कंडीशन है कि प्रोवाइडेड कस्टमर अपने अकाउंट से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ करते रहें। राइट, तो अब यहाँ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे, तो आई विल क्लैरिफाई ऑल दोस, जस्ट लिसन फॉर अ व्हाइल। कस्टमर ने 15 इयर्स मैच्योरिटी पूरी हो गई है 2036 31st ऑफ मार्च को, अपने अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं। क्लोज करने पर उनको जितना भी बैलेंस अवेलेबल है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा, पर वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं विदाउट डिपॉजिट। उनको कोई डिपॉजिट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट उसमें नहीं डालना है। इन दैट केस ऑल्सो उनको हमने कहा कि इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पर उसमें एक कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट कि वो हर साल कुछ ना कुछ विड्रॉ करते रहें। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जरूरी नहीं है कस्टमर मैच्योरिटी के बाद एक ही साथ पूरा पैसा अकाउंट से विड्रॉ करें, जो कि हमारा केस होता है क्लोजर ऑफ अकाउंट।
ठीक है। यदि अकाउंट चलता रहता है तो सपोज कीजिए उनके अकाउंट में टोटल जो डिपॉजिट है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यानी कि 31 मार्च 2036 को, दैट इज से 50 लाख रुपीज, राइट। तो अब उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इसको एक साथ भी निकाल सकते हैं इन वन इंस्टॉलमेंट, जो कि हमारा केस है क्लोजर ऑफ अकाउंट का, या फिर हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वो विड्रॉ कर सकते हैं। से इन द फाइनेंशियल ईयर 36-37 उन्होंने 1 लाख विड्रॉ कर लिया, से नेक्स्ट ईयर 37-38 उन्होंने 5 लाख विड्रॉ कर लिया, तो वो कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। पर द कंडीशन विल रिमेन कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार विड्रॉ किया जा सकता है। कितना भी किया जा सकता है, दैट इज अ फैक्ट, क्योंकि यहाँ आप कोई पार्ट विड्रॉल की कंडीशन नहीं है। आप चाहें तो एक साथ पूरा फाइनेंशियल ईयर में एक साथ निकाल लें, आप हाफ हाफ करके निकाल लें, आप किसी भी रेशो में निकाल सकते हैं, पर कंडीशन विल रिमेन कि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार विड्रॉ किया जा सकता है, पर कितना भी किया जा सकता है। तो यदि ऐसा होता रहेगा कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट के अंदर जितना भी रेजिडुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा पीपीएफ में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा टिल द फाइनल क्लोजर ऑफ अकाउंट, ये स्कीम कहती है। पर अगेन इन प्रैक्टिस यदि कस्टमर विड्रॉ नहीं भी करता है और कस्टमर का अकाउंट आफ्टर मैच्योरिटी कितने भी साल चलता रहता है, तो इंटरेस्ट मिलता रहता है, बट दैट इज आई एम सेइंग अगेन दैट इज अगेंस्ट द स्कीम। जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो क्लियरली कहता है कि अकाउंट will continue to earn the interest after maturity for any number of years, provided that any amount from the account withdrawn in each financial year. Right friends? तो ये हो जाती है कस्टमर के पास दूसरी कंडीशन कि यदि वो क्लोजर ऑफ अकाउंट फाइनली नहीं करना चाहते हैं अकाउंट का, तो उसके बाद उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ we will talk about the third option available to the customer, that is extension of PPF account. That is again a very good feature, and इसके लिए जो फॉर्म अभी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को मैंडेट देना होगा, एंड दैट इज फॉर्म 4, राइट। ध्यान रखिएगा ABCDEFGH जो पहले फॉर्म्स हुआ करते थे, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो ऑब्सोलेट हो चुके हैं। अभी फॉर्म 1 2 3 4 5 आर अवेलेबल, एंड यदि कस्टमर अपने अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इन दैट केस कस्टमर के पास जो फॉर्म अवेलेबल है दैट इज फॉर्म नंबर 4। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंशन का क्या प्रोविजन है और इसमें क्या कस्टमर को करना है और कैसे अकाउंट रन करेगा उसके बाद। तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि यदि आफ्टर द मैच्योरिटी यानी कि जो 15 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद कस्टमर चाहता है कि मैं कंटिन्यू करूं अपने अकाउंट में, पीपीएफ अकाउंट में सब्सक्रिप्शन करना, डिपॉजिट करना, तो वो अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, राइट। एंड इस 5 इयर्स के ब्लॉक में पीपीएफ अकाउंट को एनी नंबर ऑफ टाइम्स एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट। से हमारा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो पहला हमारा जो अकाउंट की मैच्योरिटी थी दैट वाज इन द ईयर 2036, ठीक है। तो उसके बाद कस्टमर ने आपको मैंडेट दिया और उसने 5 इयर्स के लिए आपको एक्सटेंड करा लिया है अपना अकाउंट, ठीक है, विद डिपॉजिट, वो सब्सक्रिप्शन भी करना चाहता है। तो दिस अकाउंट विल कंटिन्यू टिल 2041। आफ्टर दैट ऑल्सो 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है टिल 2046, ऑल्सो टिल 2051 एंड सो ऑन। कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ एक बार एक्सटेंड हो सकता है या 2 बार हो सकता है या 5 बार हो सकता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। काफी लोगों को हमारे ये कंफ्यूजन रहता है कि कितनी बार एक्सटेंड कराया जा सकता है। तो देयर इज नो सच लिमिट, एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन एक्सटेंड, बट एक्सटेंशन विल बी अ पीरियड इन अ ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स ओनली, राइट फ्रेंड्स। अब बात आती है कि जब मैच्योरिटी हो चुकी है कस्टमर के अकाउंट की 2036 के एंड पर, ठीक है, इसके बाद कस्टमर के पास कितना टाइम अवेलेबल है कि वो इस एक्सटेंशन के लिए एक एप्लीकेशन बैंक में दे सकता है। तो दिस इज मैंडेटरी कि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर
after the maturity of account, it is mandatory for the customer to give his mandate to the bank for extension of his or her account for a period of 5 years, right? सिंपल भाषा में बात करते हैं कि 31st of March 2036 को अकाउंट मैच्योर हुआ, उसके बाद कस्टमर के पास कब तक का टाइम है? 31st of March 2037 तक का टाइम कस्टमर के पास अवेलेबल है। यदि इस पीरियड में वो अपने बैंक में जाकर अपनी एप्लीकेशन दे देता है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज और हर पीपीएफ अकाउंट विद डिपॉजिट, तो उनका अकाउंट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पर यदि वो इस 1 साल के अंदर अपनी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो उनका अकाउंट विद डिपॉजिट एक्सटेंड नहीं हो पाएगा, राइट फ्रेंड्स? फिर विदाउट डिपॉजिट तो चलता रहेगा, जो अभी हमने पहले अभी एक केस डिस्कस किया था, पर विद डिपॉजिट वो अपने अकाउंट को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, जो कि हमने अभी बात की थी, एक फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है? तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि कस्टमर को 1 साल पूरा होने, मैच्योरिटी के बाद 1 साल पूरा होने से पहले पहले जरूर अपने अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए एप्लीकेशन दे देनी है, राइट फ्रेंड्स? दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या आता है कि यदि उन्होंने ये एप्लीकेशन 1 साल के अंदर अंदर दे दी है, तो अब फॉर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स ही इज एलिजिबल कि वो अपने अकाउंट के अंदर फिर से सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, एंड सब्सक्रिप्शन के नॉर्म्स वही चलेंगे जो कि पहले चलते थे अकाउंट में, यानी कि मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज ही में डिपॉजिट इन हिज अकाउंट, राइट? एंड सेम उसके पास पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल रहेगी, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी, राइट? चलिए पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी पर अभी बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एक और कि पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी में इसमें एक और कंडीशन अप्लाइड है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि ठीक है, पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, सब कुछ है, उन्होंने 5 ईयर के लिए अपने अकाउंट को एक्सटेंड भी कर दिया है, पर क्या 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 2041 के एंड पर यदि मैं बात करूं 31st ऑफ मार्च 2041, तो क्या फिर से उन्हें कोई अपना मैंडेट देना पड़ेगा यदि वो फर्दर एक्सटेंड कराना चाहते हैं? जी नहीं। यदि उन्होंने एक बार अपने अकाउंट को एक्सटेंड कराने के लिए मैंडेट दे दिया है, तो उसको दोबारा एक्सटेंड कराने के लिए मैंडेट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो फर्दर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड होता रहेगा जो उनका मैंडेट है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ये जरूरी है कि यदि हमने एक बार 5 इयर्स के लिए विद डिपॉजिट मैंडेट दे दिया है, तो उसके बाद का जो 5 ईयर का ब्लॉक आएगा उसमें भी मेरे पास बाउंडेशन होगी कि मुझे विद डिपॉजिट ही अकाउंट को कंटिन्यू करना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने 2036 के बाद अपना मैंडेट दिया था कि हम विद डिपॉजिट कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें 5 साल के लिए हमारे पास बाउंडेशन हो जाती है कि हमें विद डिपॉजिट ही चलना पड़ेगा। इस पीरियड के बीच में हम इस मैंडेट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं इन एनी कंडीशन, राइट? तो 5 ईयर के बाद, यानी कि 31st ऑफ मार्च 2041 के बाद यदि मैं चाहूं तो अपने अकाउंट को विद डिपॉजिट कंटिन्यू कर सकता हूं, और चाहूं तो विदाउट डिपॉजिट कंटिन्यू कर सकता हूं। विदाउट डिपॉजिट में फिर वही नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं कि कस्टमर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उनके अकाउंट में, पर उसके बाद फिर वो डिपॉजिट ना करना चाहें तो ही हैज एन ऑप्शन कि वो नहीं भी डिपॉजिट करेंगे तो भी अकाउंट विल कंटिन्यू एंड विल अर्न द इंटरेस्ट, ठीक है? यहाँ पर अब वो कंडीशन खत्म हो जाती है कि मैंडेट है उनके लिए कि हर साल कुछ ना कुछ विड्रॉ करना होगा तभी अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब चाहे तो वो कर सकते हैं विड्रॉ, पार्ट विड्रॉल, चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? एक बार आपने सब्सक्रिप्शन करना, डिपॉजिट करना बंद कर दिए पर फ्री, कि आप चाहें तो कभी भी अकाउंट को क्लोज करके पूरा पैसा निकाल लें, चाहे तो आप पार्ट्स में विड्रॉल करते रहें और कितना भी कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं, पर एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। ये कंडीशन हमेशा एप्लीकेबल रहेगी, राइट फ्रेंड्स? तो अब हम बात करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम अकाउंट की हुई थी इन 2036, उसके बाद जब कस्टमर ने 5 इयर्स के ब्लॉक के लिए अपने अकाउंट को एक्सटेंड किया है, तो हमने वहां आपसे कहा कि
कस्टमर के पास पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी अवेलेबल है, नॉर्म्स वही रहेंगे जो अभी हमने पार्ट विड्रॉल के लिए डिस्कस, बट अगेन देयर इज अ एड ऑन कंडीशन कि इस 5 ईयर के ब्लॉक के अंदर, ये जो 5 ईयर का ब्लॉक एक्सटेंशन वाला पीरियड का जो ब्लॉक है, इसके अंदर जो टोटल विड्रॉल होगा, यानी कि हो सकता है वो एक बार विड्रॉ करें, हो सकता है वो 2 बार करें, हो सकता है वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 5 बार, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार विड्रॉ किया जा सकता है, राइट। तो जो टोटल एक्यूमुलेटेड विड्रॉल होगा इस 5 इयर्स के एक्सटेंडेड ब्लॉक के अंदर, वो जब अकाउंट मैच्योर हुआ था आपका, यानी कि 31 मार्च 2036 में, तो इस टाइम का जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे 60% से ज्यादा नहीं हो सकता है। आई एम अगेन रिपीटिंग कि जो एक्सटेंडेड ब्लॉक है आपका 5 इयर्स का, उस एक्सटेंडेड ब्लॉक के अंदर जो आप विड्रॉ करते हैं अकाउंट से, चाहे आप वो एक बार करें चाहे आप वो 5 बार करें, मैक्सिमम 5 ही बार कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ कंडीशन कि आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओनली वन टाइम यू में विड्रॉ, राइट। तो जो सारा एक्यूमुलेटेड जो एक बार आपने विड्रॉ किया या 5 बार किया, टोटल मिलाकर जो विड्रॉल है, that should not be more than 60% of the accumulated amount at the time of maturity of the account, that is 31st of March 2036 in this example, right? And the similar case will extend कि यदि आपने 2041 के बाद आपने फिर से आपके अकाउंट को कंटिन्यू किया है विद डिपॉजिट फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 years, राइट, 2041 से लेके 2046 तक, तो इन उस पीरियड में भी जो 2041 से 2046 के 5 साल जो आपके हैं, उस पीरियड में भी जो आप विड्रॉ कर पाएंगे, मैं फिर से बात कर रहा हूं कि यदि आप विद डिपॉजिट कंटिन्यू कर रहे हैं तब ये केस एप्लीकेबल है। यदि आप विदाउट डिपॉजिट एप्लीकेबल कर रहे हैं तो आप कितना भी निकाल सकते हैं, तब आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। पर यदि आप विद सब्सक्रिप्शन अपने अकाउंट को चलाना चाहते हैं, तो हर एक एक्सटेंडेड जो पीरियड है आपका, जो ब्लॉक है 5 इयर्स का, उसमें टोटल विड्रॉल जो आपका हो सकता है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 60% ऑफ द अमाउंट। किस डेट का अमाउंट? जब आप अपने इस पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यानी कि यदि 2041 से 2046 के बीच में जो आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे, दैट शुड नॉट बी मोर देन 60% ऑफ द अमाउंट इन योर पीपीएफ अकाउंट, दैट इज ऑन विच डेट? 31st of March 2041, राइट फ्रेंड्स। 2036 से 2041 में जो आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो 60% से ज्यादा नहीं हो सकता। किस अमाउंट का? जो आपका अमाउंट अवेलेबल है एट 31st of March 2036 को। 2041 से 2046 के बीच में जो आप अमाउंट, वो 60% से ज्यादा नहीं हो सकता। किस अमाउंट का? जो आपका अमाउंट अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ 31st of March 2041, राइट। एंड सिमिलरली आप कितने भी फर्दर 5 इयर्स के ब्लॉक के लिए अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, यही रूल्स आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो विद डिपॉजिट यदि आप एक्सटेंड कर रहे हैं तो रूल्स आर डिफरेंट। विदाउट डिपॉजिट यदि आप एक्सटेंड करते हैं अपने अकाउंट को, कितने भी टाइम के लिए चला सकते हैं, आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, फुल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, पार्शियल भी कर सकते हैं। पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि दोनों केस में, विद डिपॉजिट एक्सटेंशन के केस में और विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंशन के केस में, रूल्स आर प्रीटी डिफरेंट। आई थिंक मैं आप सभी को क्लियरली समझा पाया हूँ कि क्या रूल्स हैं यदि आप विद डिपॉजिट एक्सटेंड करते हैं अकाउंट, डिपॉजिट एक्सटेंड करते हैं अपने अकाउंट को, राइट फ्रेंड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फीचर, प्रीमैच्योर क्लोजर। प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अभी हमने बात कर ली कि मैच्योरिटी के टाइम पे आपके पास अवेलेबल है जो फैसिलिटीज कि आप अपने अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को विदाउट डिपॉजिट भी एक्सटेंड कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 इयर्स के ब्लॉक में कितनी भी बार विद डिपॉजिट भी एक्सटेंड कर सकते हैं। पर इस बीच में कभी भी, एक्सटेंशन टाइम में भी या फिर मैच्योरिटी से पहले भी, क्या कभी जरूरत पड़े तो
क्या कोई कंडीशन ऐसी है जिसमें कि आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं? यस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिसमें कि अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं और कैसे किया जा सकता है। तो फॉर्म की बात पहले कर लेते हैं। तो अभी हमने बात की थी फॉर्म 4 की, जो कि एक्सटेंशन के लिए हमारे पास अवेलेबल है अभी। तो यदि कस्टमर प्रीमेच्योर क्लोजर करना चाहता है तो उसके लिए जो फॉर्म अवेलेबल है दैट इज फॉर्म 5। ठीक है, तो फॉर्म 5 फिलअप करके कस्टमर को देना होगा, पर हर कंडीशन में ये नहीं किया जा सकता। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना कि क्या कंडीशंस हैं जिसके साथ कस्टमर के पास ये फैसिलिटी दी गई है पीपीएफ स्कीम के अंदर कि वो अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 कि यदि अकाउंट होल्डर को या उनके स्पाउस को या उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को और या फिर उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स को, आई एम अगेन रिपीटिंग, अकाउंट होल्डर, his or her spouse, dependent children and dependent parents, इनमें से किसी को भी मीनवाइल कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज डायग्नोज हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है। राइट फ्रेंड्स, अकाउंट होल्डर को, उनके स्पाउस को, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन को या फिर उनके डिपेंडेंट पेरेंट को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज डायग्नोज हो जाती है इस बीच में, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इस पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कराया जा सकता है। सेकंड कंडीशन कि अकाउंट होल्डर या फिर उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए इस अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। अकाउंट होल्डर या फिर उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन यदि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं आइदर इन इंडिया और इन अब्रॉड, ठीक है, बट देयर आर लिस्ट ऑफ सम रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स, तो उनमें यदि वो करना चाहते हैं कोई हायर एजुकेशन परस्यू तो उस पर्पस के लिए इस पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोजर कराया जा सकता है। एंड थर्ड केस, इन केस ऑफ माइनर ऑल्सो, माइनर की हायर एजुकेशन के लिए उसके अकाउंट का प्री मैच्योर कंडीशन, जो कि अभी रिसेंटली जो मॉडिफिकेशंस हुए दिसंबर 2019 में जो कंडीशन ऐड की गई है दैट इज कि जो एनआरआई का अकाउंट है, जो हमने कल भी बात की थी कि यदि कोई पहले रेजिडेंट इंडियन था और वो सब्सिक्वेंटली फिर एनआरआई बन गया है तो वो टिल मैच्योरिटी अपने अकाउंट को चला सकते हैं, पर एनआरआई को अभी फैसिलिटी दे दी गई है कि वो चाहे तो अपने पीपीएफ अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो देयर आर ओनली 3 कंडीशंस। पहली हमने बात की कि अकाउंट होल्डर, उनके स्पाउस, उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स जो हैं उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है जिसके ट्रीटमेंट के लिए जरूरत है उनको पैसे की, तो उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर कराया जा सकता है। सेकंड केस हमने डिस्कस किया कि अकाउंट होल्डर या फिर उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर माइनर, इनको हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए यदि पैसे की जरूरत है तो इन दैट केस पीपीएफ अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर कराया जा सकता है। एंड द थर्ड कंडीशन कि यदि एनआरआई चाहे तो अपने अकाउंट का, सॉरी फ्रेंड्स, प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। ठीक है, ऑल द 3 कंडीशंस जो एप्लीकेबल होंगी वो तभी एप्लीकेबल होंगी जब इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फिर एविडेंसेस पेश किए जाएंगे। ठीक है, कस्टमर को या जो अकाउंट होल्डर है पीपीएफ के, उनको सबमिट करने होंगे इनके रिगार्डिंग जो भी सपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अब हमें ये भी पता चल गया कि किस कंडीशन में प्री मैच्योर क्लोजर पॉसिबल है। हमने ये भी देख लिया कि क्या फॉर्म हमें फिलअप करके देना है। तो अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम जान लेते हैं कि यदि कस्टमर प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट का कराता है तो उसको 1% की पेनल्टी बियर करनी होगी। राइट, द अकाउंट होल्डर विल हैव टू बियर अ पेनल्टी ऑफ 1% इन केस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ हिज और हर पीपीएफ अकाउंट। राइट, और ये 1% अगेन 1% किससे डिडक्ट करेंगे आप? तो ये फिर से वही बात है जो मैंने कल भी क्वेरीज में रिप्लाई किया था कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पीरियड के लिए कस्टमर को मिला है उस पीरियड के लिए 1% का लॉस उसको बियर करना रहेगा।
फॉर एग्जाम्पल उसको कुछ पीरियड के लिए 7.1% मिला है, कुछ पीरियड के लिए 7% मिला है, कुछ पीरियड के लिए 6.9% इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो जो पेनल्टी लगेगी वो जितने पीरियड के लिए उसको 7.1% का इंटरेस्ट मिला है उस पीरियड में 1% की पेनल्टी लगेगी, तो उसको इफेक्टिव जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ 6.1 फॉर दैट पीरियड। जिस पीरियड के लिए उसको 7% के रेट से इंटरेस्ट मिला था उस पीरियड के लिए अगेन 1% की पेनल्टी लगेगी कस्टमर को, एंड फॉर दैट पीरियड ही विल अर्न द इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 6%। एंड सिमिलरली जिस पीरियड के लिए उसको 6.9% के रेट से इंटरेस्ट मिला था उस पर भी उसको 1% की पेनल्टी लगेगी फॉर द सेम पीरियड, एंड नेट इंटरेस्ट ही विल अर्न एट द रेट ऑफ 5.9%। सो दिस इज द एवरेज, नॉट कि जो उस समय का प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर पेनल्टी लगेगी, राइट। तो ये 1% की पेनल्टी इन केस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर अकाउंट होल्डर को बियर करनी पड़ेगी, पर उसके अलावा जो भी अमाउंट है और जो भी इंटरेस्ट अभी तक क्रेडिट होगा वो कस्टमर को मिल जाएगा पूरा का पूरा, राइट फ्रेंड्स। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड फीचर अवेलेबल, ठीक है। 1% की पेनल्टी जरूर लगेगी, पर ऐसा नहीं है, आपके पास एक फीचर अवेलेबल है स्कीम के अंदर जिससे कि आप लिक्विडिटी अवेल कर सकते हैं। नाउ the next point we will discuss the closure of PPF account in case of death of the account holder, right। अभी तक हमने सारे फीचर्स डिस्कस किए स्कीम के, पर हो सकता है इन मीनवाइल कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो जाती है और जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस उसको कोई भी प्री मैच्योर क्लोजर नहीं माना जाएगा और ना ही अकाउंट को कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा कि अब यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं कि या तो पीपीएफ अकाउंट में कोई नॉमिनेशन अवेलेबल है और या फिर नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यदि नॉमिनेशन अवेलेबल है तो अकाउंट विल बी क्लोज्ड एंड जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड है पीपीएफ अकाउंट में अकाउंट होल्डर के विद इंटरेस्ट दैट विल बी पेड टू द नॉमिनी, राइट। और जब भी अगेन द सेम रूल्स विल अप्लाई हियर कि जिस भी मंथ में नॉमिनी को पेमेंट की जाएगी उस मंथ से प्रीसीडिंग मंथ के एंड तक, यानी कि जिस भी मंथ में पेमेंट की जा रही है उससे पहले महीने के एंड तक का इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट होगा, चाहे डेथ कभी भी हुई हो, पर जिस मंथ में पेमेंट की जाएगी उस मंथ से पिछले मंथ तक के एंड तक जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे किया जाएगा, राइट फ्रेंड्स। और यदि नॉमिनी अवेलेबल नहीं है तो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट जो भी लीगल हेयर्स होंगे उनको पेमेंट कर दी जाएगी, राइट। ये मैंने कल भी बात की थी कि नॉमिनी कभी भी अमाउंट का ऑनर नहीं होते हैं, नॉमिनी इज जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ दैट अमाउंट जो कि उसको दिया जाता है, राइट फ्रेंड्स। इन एनी केस ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद कोई चाहे कि स्पाउस उस अकाउंट को कंटिन्यू कर ले या नॉमिनी कंटिन्यू कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विद डिपॉजिट कंटिन्यू नहीं किया जा सकता अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अकाउंट इज नॉट ट्रांसफरेबल। मतलब ट्रांसफरेबल है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक से पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर एक नाम से दूसरे नाम पर आपका पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हाँ, सरनेम आप चेंज कर सकते हैं, जो हमने कल भी बात की थी कि आफ्टर मैरिज लेडीज के केस में होता है कि आप नाम चेंज करा सकते हैं, पर वो सिर्फ सरनेम चेंज करने की बात होती है, पर एक नाम से दूसरे नाम पर कभी पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर अकाउंट हैज टू बी क्लोज्ड और जो भी उसका अमाउंट है डिपॉजिटेड वो उसके नॉमिनी को या लीगल हेयर्स को दे दिया जाता है विद इंटरेस्ट, राइट फ्रेंड्स। यहाँ एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यदि कोई माइनर का पीपीएफ अकाउंट है और वो अंडर गार्जियनशिप चल रहा है और इन केस बिफोर मैच्योरिटी डेथ हो जाती है गार्जियन की, तो गार्जियन की डेथ होने की वजह से वो माइनर का अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो माइनर का अकाउंट है, अकाउंट होल्डर इज माइनर। गार्जियन की डेथ हो जाती है तो गार्जियन चेंज कर दिए जाएंगे, पर अकाउंट विल कंटिन्यू। यदि माइनर की डेथ हो जाती है तो इन दैट केस अकाउंट विल बी क्लोज्ड और जो पैसा है उस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट अमाउंट है वो जरूरी नहीं है कि उसके गार्जियन को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और नॉमिनी माइनर के अकाउंट में हो ही नहीं सकता है,
तो आपके मन में सवाल आएगा कि फिर पैसा किसको दिया जाएगा, क्योंकि माइनर के अकाउंट में नॉमिनेशन भी नहीं किया जा सकता, तो नॉमिनी अवेलेबल नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि गार्जियन को नहीं देना है, ठीक है। तो इन दैट केस जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे, ठीक है, उन्हीं को पेमेंट की जाएगी उस पीपीएफ अकाउंट में जितना भी अमाउंट डिपॉजिटेड होगा। राइट फ्रेंड्स, ये आपको इंश्योर करना है माइनर के केस में। तो ये नॉर्म्स है हमारे पीपीएफ में। उसके बाद लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। कल हमने बात की थी एक कि अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के बीच में भी। तो इन दैट केस मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि जब आपका पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर किया जाता है तो उसके बाद आपका पीपीएफ का अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है। बहुत लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि पीपीएफ अकाउंट जो आपका पहली ब्रांच में था, यदि आप ब्रांच चेंज कर लेते हैं या बैंक चेंज कर लेते हैं या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक नया पीपीएफ नंबर अलॉट किया जाता है, ठीक है। और वो सेम अमाउंट जो आपका अभी तक डिपॉजिटेड था विद इंटरेस्ट उस नए पीपीएफ अकाउंट में आपको क्रेडिट कर दिया जाता है। उस पर कोई लॉस आपको नहीं बियर करना पड़ता, पर आपका पीपीएफ का अकाउंट नंबर चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर पीपीएफ अकाउंट का, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको ये कहता है जो आपका पीपीएफ का अमाउंट है डिपॉजिटेड आपके अकाउंट के अंदर, उसको कोर्ट ऑफ लॉ की कोई भी डिक्री या कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट या फिर किसी भी डेट या लायबिलिटी के अगेंस्ट आपके अटैच नहीं किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन कि सपोज आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है और कोर्ट कोई ऑर्डर इश्यू करता है या कोई डिक्री देता है किसी को, सपोज आप कह सकते हैं गार्निशी ऑर्डर है, बैंकर्स काफी जानते होंगे व्हाट इज गार्निशी ऑर्डर। तो गार्निशी ऑर्डर आपके बैंक में आता है किसी कस्टमर के अगेंस्ट, तो आप उसके सारे डिपॉजिट जो भी उस समय अवेलेबल है उसको अटैच कर सकते हैं, पर जो उसका पीपीएफ में डिपॉजिट अवेलेबल है आपके पास, जो भी अमाउंट अवेलेबल है, दैट कैन नॉट बी अटैच्ड। राइट फ्रेंड्स, बट एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर कोई भी स्टेट ड्यूटी अथॉरिटीज जो भी हैं, उनका कोई भी यदि ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर इश्यू करते हैं वो, तो उनके अगेंस्ट पीपीएफ के अमाउंट को अटैच किया जा सकता है। बहुत लोगों को ये थोड़ा सा मिसलीडिंग रहा है, काफी लोगों ने ये क्वेश्चन पुटअप भी किया है मुझसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर। तो मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो आपके पीपीएफ अकाउंट के अंदर अमाउंट अवेलेबल है, दैट कैन नॉट बी अटैच्ड बाय एनी ऑर्डर और डिक्री of the court of law or any debt or liability against any individual person, but it is still attachable by the order of income tax authority or any state duty authority. Right friends, next feature जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जो बेनिफिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं पीपीएफ के अंदर, जिसके लिए मोस्टली लोग अकाउंट खुलवाते हैं पीपीएफ का, दैट इज रिबेट अंडर एटीसी इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ये एक सम ऑफ दो स्कीम्स में से एक स्कीम है पीपीएफ की जिसमें ट्रिपल ई यानी कि एग्जम्पशन 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 ट्रिपल ई बेनिफिट अवेलेबल है। यानी कि जो अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, जो ईयरली आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, जो कि मैक्सिमम 1,50,000 हो सकता है, उस पर भी आप रिबेट लेते हैं, जो हमने कल भी बात की थी अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आप उस पर रिबेट ले सकते हैं। उसके बाद जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं इन वेरियस फाइनेंशियल ईयर्स, दैट इज अगेन नॉन टैक्सेबल, उस पर कोई टैक्स आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज को नहीं देना है। एंड फाइनली आफ्टर मैच्योरिटी, या जब भी जितना भी आपने एक्सटेंड किया अपने अकाउंट को और फाइनल क्लोजर आप अपने अकाउंट का करते हैं, उसके बाद जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा, तो जो फाइनल प्रोसीडिंग आपके अकाउंट की होगी, अमाउंट जितना भी आपको मिलेगा,
दैट इज अगेन नॉन टैक्सेबल, और किसी भी इनकम टैक्स लॉ के अंदर या फिर वेल्थ टैक्स के अंदर दैट इज नॉट टैक्सेबल। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पीपीएफ अकाउंट लोगों को क्यों खुलवाना चाहिए। इंटरेस्ट भी काफी नॉर्मल डिपॉजिट जो स्कीम्स चल रही होती हैं लाइक एफडी आरडी उनसे ज्यादा आपको इसमें मिलता है। आपके पास लिक्विडिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। वेरियस फीचर्स जो मैंने बताए, लोन और पार्ट विड्रॉल और एक्सटेंशन और प्री मैच्योर क्लोजर, इनके साथ आपके पास लिक्विडिटी भी अवेलेबल रहती है। एंड आपको इनकम टैक्स के अंदर ट्रिपल एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलता है, यानी कि जो आप सब्सक्रिप्शन करते हैं उस पर भी आप हर फाइनेंशियल ईयर में एटीसी के अंदर मैक्सिमम 1,50,000 की रिबेट ले सकते हैं। उसके बाद जो आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं दैट इज अगेन नॉट टैक्सेबल। और फाइनली जो आप एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट जो अमाउंट आपको मिलता है, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, दैट इज अगेन नॉट टैक्सेबल। राइट फ्रेंड्स, इसमें यह भी क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि यदि आप बीच में भी किसी फाइनेंशियल ईयर में, जो मैंने बताया था कि आप पार्ट विड्रॉल कर सकते हैं, तो यदि आप पार्ट विड्रॉल भी करते हैं तो दैट अमाउंट इज अगेन नॉट टैक्सेबल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपकी प्रोसीडिंग आती है सिर्फ वही नॉट टैक्सेबल है। आप यदि बीच में भी कभी फाइनेंशियल ईयर में कोई पार्ट विड्रॉल करते हैं तो उस अमाउंट पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने सिटीजन्स को, अपने पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को दिए हुए हैं, जो कि इस स्कीम को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग बना देती है। और मैं रिकमेंड करूंगा हर इंडिविजुअल को एक पीपीएफ अकाउंट जरूर खोलना चाहिए और इसके हर एक फीचर को बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि इसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और इस स्कीम का लाभ उठा सकें।